चलो भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन एमसीक्यूज ऑफ काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चंस तो कर लिए थे। आज कोशिश करेंगे इस ड्यूरेशन में ना एमसीक्यूज को भी ज़रा समझ लें। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यूज अभी नहीं करवाऊंगा, लाजिमातें पढ़े रहेंगे। तो उसके अलावा जो ग्राफ वाले पर्टिकुलर एमसीक्यूज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं भाई। फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों की बुक के अंदर एमसीक्यू नंबर 3 के तौर पे है। सही है, इसको एक दफ़ा ज़रा देख लो, ओपन कर लो अपने पास। विंटर 23 पेपर 13 क्वेश्चन नंबर 5। राइट, ये कहता है भाई द स्टूडेंट वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स इन अ टाइम ऑफ 40 सेकंड्स। एक बात ये बता दी गई, द स्टूडेंट रेस्ट्स फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकंड्स एंड देन वॉक्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 सेकंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द स्टूडेंट। अब मामला ये है कि यहां जो चीज पूछी जा रही है ना, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारी आदत है अमूमन चीजों को देखने की डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में एक बात मैं चाहूंगा कि तुम लोगों को पता हो कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, कम नहीं होता। जब आप ट्रैवल करते हो, भले आप आगे की तरफ जाओ या आप वापस होके पीछे आ रहे हो, डिस्टेंस कम नहीं होता, डिस्टेंस बढ़ता है हमेशा। ठीक है, इवन दो इफ यू आर कमिंग बैक, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। इफ यू आर रिटर्निंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपका डिस्प्लेसमेंट जरूर कम होगा, आपका डिस्टेंस कम नहीं होगा। इससे बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर रखना। यहां जितने ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, उन सब में तुमने डिस्टेंस प्लॉट किया है, किसी में डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड नहीं है। तो अब देखो, अगर इस हिसाब से हम चले तो हमने ऑप्शन ए रिजेक्ट कर देना है और सी रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर डिस्टेंस कम हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, इन दोनों में डिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। तो ऑप्शन या तो बी होना चाहिए या ऑप्शन डी होना चाहिए। बी और डी में हमने ये चेक करना है कि भाई किस वाले पार्ट के अंदर मोशन सही से दिखाई जा रही है। तो अगर आप यहां देखो, उसने लिखा था कि भाई कांस्टेंट स्पीड पे 40 सेकंड्स के लिए चला है। ये वाले पार्ट में ये काम सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हुआ है, जबकि जो ग्राफ डी है उसके अंदर उसने 40 सेकंड्स के लिए मूवमेंट की है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्राफ है, ये वो ऑप्शन है भाई जिसके अंदर आपको पूरी जर्नी जो है वो करेक्टली दिखाई गई कि डिस्टेंस इंक्रीज भी कर रहा है, भले वो वापस आ रहा हो। 40 सेकंड्स के बारे में आपको मामला भी दिखाए जा रहे हैं, 40 सेकंड्स तक कांस्टेंट स्पीड थी, और फिर 10 सेकंड्स के लिए वो जो रेस्ट वाला मामला था वो भी मौजूद है। तो ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे मौजूद थी। चलो, आ जाओ सर एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर। अगला एमसीक्यू ये ट्राई करना है, ओपन कर लो अपने पास भी तुम लोग। मैं जब तक तुम लोग यहाँ पे क्वेरीज वगैरह भी देखता रहूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। वालेकुम अस्सलाम शायान, डूइंग वंडरफुल। व्हाई इज माय स्क्रीन ब्लू? डिस्प्ले पे ब्लू है बिलीव। इसमें क्या चीज़ कंफ्यूजन होगी भाई तुम्हारे लिए? मैं सेंड कर दूंगा, बस बेफिक्र रहो। चलो, एमसीक्यू नंबर 12 को देखो। एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर वो कहता है द रॉक इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एन आइडेंटिकल रॉक इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। दो अलग अलग प्लैनेट के सरफेस से तुमने उसको लॉन्च किया। ईच रॉक इज लॉन्च विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर्स पर सेकंड। इस ग्राफ में अगर देखा जाए, ये जो पार्ट है आपके पास ग्राफ का, ये दीज लाइंस इज व्हेन द रॉक इज राइजिंग, और ये नीचे वाला हिस्सा है व्हेन द रॉक इज फॉलिंग। वो मुझे कहता है द VT graph for each rock is shown. In both cases, air resistance is negligible. As usual, हमें अंदाजा है. What is the difference
इन द मैक्सिमम हाइट्स ऑफ द टू रॉक्स। डिफरेंस चाहिए हमें मैक्सिमम हाइट का। अच्छा चला, तो एक चीज जरा इसको हम जूम इन कर लेते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से जब भी डिस्टेंस तुम्हें कैलकुलेट करना होता है तो वो निकलता है एरिया अंडर द ग्राफ। मुझे डिफरेंस ऑफ हाइट चाहिए, तो एक एरिया मेरे पास ये वाला है, ठीक है, और दूसरा एरिया तुम्हारे पास ये बड़ा वाला है। अगर तुम्हें डिफरेंस ऑफ हाइट चाहिए तो इन दोनों के एरिया निकाल के तुम्हें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला येलो वाला हमारा एरिया था, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया से हमको ये पता चल रहा है कि ये अर्थ पे कितना ऊपर गया। कि जब तुमने लॉन्च किया तो इसकी अर्थ पे जो मैक्सिमम हाइट आई थी वो कहां तक आई थी, जबकि जो दूसरा वाला एरिया है वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास प्लेनेट मार्स पे जब तुमने इसको लॉन्च किया था तो वहां मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी। अब इनका जब तुम डिफरेंस लोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अच्छा ठीक है भाई, दिस इज द एरिया दैट आई हैव टू फिगर आउट। यह है तुम्हारा डिफरेंस। अब डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए दोनों के एरियाज निकाल लेते हैं। पहले ट्राइंगल नंबर 1 का अगर मैं एरिया निकालूं, हाफ बेस इंटू हाइट लगा के, तो बेस यहां तक अगर देखी जाए तो ये है 1.2 और हाइट है आपके पास 12। यहां से आपके पास एरिया आएगा पहले वाले का, इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। There is half into 1.2 times 12, 7.2 मीटर्स। और ऐसे ही मैं एरिया नंबर 2 निकालता हूं, ये जो बड़ा वाला हमारा एरिया था, दिस होल एरिया, इसको डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। इसका बेस आ रहा है यहां तक जो कि है 3.2 और हाइट इसकी भी 12 है। ये आ गया 19.2 मीटर्स। तो मुझे जो डिफरेंस चाहिए था वो इनको माइनस करके आ जाएगा, तो 19.2 माइनस 7.2, ये आ गया तुम्हारा 12 मीटर्स। कि तुम्हारे पास ये जो रॉक्स हैं इनके दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो 12 मीटर्स के बराबर थी। लॉजिक बहुत सिंपल सी थी, तुमने बस दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करना था। तो मैं ये बात पता होनी चाहिए कि दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द रॉक वाज राइजिंग ऑन अर्थ एंड दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ शोड दैट द रॉक वाज राइजिंग ऑन मार्स। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं थी जो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे लिए कोई मुश्किल थी। बाकी क्वेरीज में देख लेता हूँ आप लोगों के अगर यहाँ पे आई हुई है। मुश्तबा आप अपडेटेड बेटा, अभी मैंने अपडेट कर दिया था। अब्दुल अहद उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मैक्सिमम हाइट्स ऑफ द टू रॉक्स। उसका क्वेश्चन डिफरेंस निकालने का था ना, तो डिफरेंस निकालने की वजह से लाजिम बात है आप यही काम करोगे। इसमें वेलोसिटी आइशन की नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम ये वापस नीचे जाना शुरू हुए होंगे ना। आपके पास ये रॉक राइज करेगा और राइज करने के बाद जब फॉल करेगा तो वेलोसिटी प्लस से माइनस हो जाएगी उसकी। डिफरेंस के लिए हमारी ये बिल्कुल डायरेक्ट बीच वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते थे, दैट विल बी परफेक्ट। आमना अगर तुम इसमें भी ये कह रहे हो कि डायरेक्टली बीच वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो तो वो भी ठीक होगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, यस। कैन वी यूज द ट्रायंगल्स ऑन द ऑपोजिट साइड टू टेक आउट द एरिया, ये वालों की बात कर रहे हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, नीचे वाले ट्रायंगल्स के भी तुम्हें मिल जाएगा आंसर, उसमें कोई मसला नहीं होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अच्छा भाई, इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। A parachutist falls from a stationary balloon at times t equals to 0. Velocity time graph for the parachutist from 0 until the time when he reaches just above the ground is shown. ठीक है भाई, एक पैराशूटिस्ट का तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुम देख सकते हो वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ के कांस्टेंट हो गई, क्यू पे पैराशूट खुला, एकदम से वेलोसिटी गिरी, और आर के बाद फिर से कांस्टेंट हो। वो मुझे कह रहा है विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पैराशूटिस्ट। बात एक्सेलरेशन पे हो रही है, पैराशूटिस्ट की एक्सेलरेशन किस तरह वेरी करेगी डिटरमिन करना है। देखो एक बात समझो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन होती है। तो मुझे यहां पे ये देखना है कि मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि जिस तरह ग्रेडियंट बदल रहा होगा उसी तरह मेरी एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। अगर ग्राफ के फर्स्ट पार्ट को देखते हो, ये वाला हिस्सा, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ को, इसी तरह इस पार्ट वाले ग्राफ को हम देखेंगे। फिर ये वाला पार्ट, और एक लास्ट आपका ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट देखते हो तो यहां तुम्हें नजर आएगा कि एक तो तुम्हारा ग्रेडियंट, पहली बात, पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ राइजिंग ग्राफ है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ वो डिक्रीज भी कर रहा है। डिक्रीज यूं कर रहा है कि तुम देख सकते हो तुम्हारा ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। जब अपने ग्राफ को देखो, ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। तो एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है और डिक्रीज करने का काम चल रहा है। फिर इस येलो वाले पोर्शन को देखो, यहां पे ग्रेडियंट 0 हो गया। फिर इस रेड वाले ग्राफ को देखो, इस रेड वाले ग्राफ में तुम एक चीज गौर करोगे कि एकदम से ग्रेडियंट जो है, एक तो वो नेगेटिव हुआ, ग्राफ नीचे की तरफ आया। दूसरी बात, इस पॉइंट पे तुम्हें एक चीज दिखाई देगी कि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से। 0 से जब नेगेटिव हुआ ग्राफ तो इतना स्टीप हो गया कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। सही, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता गया, क्योंकि ग्राफ तुम्हारे सामने है कि वो दोबारा से हॉरिजॉन्टल होने का काम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे तुमने देखा कि तुम्हारा ग्राफ का ग्रेडियंट सडनली इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद नेगेटिव में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एंड में आके दोबारा से 0। यानी अगर देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेडियंट 2 बार 0 हुआ, यानी हमारी एक्सेलरेशन 2 बार 0 होगी। ठीक है, जिस तरह से ग्रेडियंट चेंज हो रहा है बिल्कुल वैसी एक्सेलरेशन चेंज होनी चाहिए। 2 बार ग्रेडियंट 0 हुआ, 2 बार एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, बाद वाले पोर्शन में नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब ओ से पी तुम्हें एक्सेलरेशन प्लस में मिलनी चाहिए, और क्यू से आर तुम्हें एक्सेलरेशन माइनस में मिलनी चाहिए। ये दो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं। और खास करके क्यू के ऊपर तुम्हारा ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए तुम्हारी एक्सेलरेशन सडनली इंक्रीज करनी चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू। तो अगर यहां पे मैं तुम्हें ऑप्शन शो करूं, इस हिसाब से अपने ऑप्शंस को देखो कि यहां वेरिएशन कैसे चल रही। जो बातें मैंने कही कि भाई फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ओ से पी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और क्यू से आर नेगेटिव, उस हिसाब से ये सी और डी रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनमें ओ से पी एक्सेलरेशन नेगेटिव थी और क्यू से आर पॉजिटिव थी, साइन गलत लगे हुए थे उसके। तो मैंने सी और डी को रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस के ऊपर कि यार ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देख रहे हैं ए और बी में क्या है। ए और बी में साइन तो करेक्ट है, मगर ये जो क्यू के ऊपर
एक्सेलरेशन को एकदम से ज्यादा होना था, वो नहीं हुई। उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी तुम्हारे पास स्टार्ट में थी। अगर तुम गौर से देखो तो उसकी वही वैल्यू है, उतनी एक्सेलरेशन दिखाई जा रही है। जबकि यहां पे तुम्हें नजर आएगा कितनी एकदम से वैल्यू इंक्रीज हुई है एक्सेलरेशन। इतना वर्टिकल होना ग्राफ का, एकदम से जो वर्टिकल हुआ, तुमने सीखा है ना भाई, ग्रेडियंट इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ वर्टिकल योर ग्राफ गेट्स। ग्रेडियंट का जो सारा ताल्लुक है वो ग्राफ के वर्टिकल होने पे। तो जब वो वाला ग्राफ आपको ऊपर इतना वर्टिकल हो गया था, ये जो ग्राफ एकदम से इतना वर्टिकल हो गया था, ग्रेडियंट को बढ़ा के तो दिखाना था ना। तो अगर ग्रेडियंट बढ़ा के नहीं दिखाएंगे तो फिर फायदा क्या। ये चीज ए में नहीं हो रही थी। ए में वही ग्रेडियंट ऐसा लग रहा था जैसे उतना ही ग्रेडियंट है, इसीलिए बस वो वही एक्सेलरेशन हो गई, प्लस से माइनस में। लेकिन we needed a higher acceleration because we had a higher gradient। हमारा ग्रेडियंट ज्यादा था इसलिए हमें एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। तभी आपका जो आंसर हुआ वो बी हुआ। और बाकी दो मरतबा जीरो होना भी दरवाजे बहुत क्लियर। इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये नेगेटिव वाई के अंदर है। तो ऑप्शन बी वाहिद ऐसा था जो तुम्हारे ग्राफ को प्रॉपरली समझा रहा था। यहां मैं एक बात कहूंगा, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले जिसमें एक ग्राफ गिवन हो और दूसरा ग्राफ तुमसे पूछा जा रहा हो, जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें एक ग्राफ गिवन हो और दूसरा ग्राफ तुमसे पूछा जा रहा हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमेशा एक बात याद रखना, ग्रेडियंट से तुम्हें अपने आंसर्स मिलेंगे। तुम हमेशा अपने ग्राफ की ग्रेडियंट से अपने आंसर्स तक पहुंचो। इस वक्त मैंने क्या देखा भाई, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करनी है। मुझे मालूम था कि भाई इसका ग्रेडियंट ही एक्सेलरेशन होती, तो जिस तरह ग्रेडियंट चेंज होगा उसी तरह एक्सेलरेशन चेंज होगी हमारी। तो मैंने ग्रेडियंट को चेंज होता देखा और अपने एक्सेलरेशन को डिटरमिन किया। यही चीज तुम तब भी करते अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन आता। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होता है, हम उसके ग्रेडियंट से आंसर्स ढूंढते हैं। जब हमें क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होता है, हम उसके ग्रेडियंट से आंसर्स ढूंढते हैं। तो कभी ये भी होता है कि जो आंसर्स होते हैं हम उसके ग्रेडियंट से अपने क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। जो आंसर्स थे हमारे एबीसीडी ऑप्शंस, उनको देख के अपने क्वेश्चन का ग्राफ क्रिएट कर। कभी कभार ऐसे भी करना पड़ता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल, क्योंकि होता यह है कि कभी कभार वो आपको ऑप्शंस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसका एरिया है ना बेसिकली। लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के वीटी ग्राफ बनाना ये आसान है, ये तुम कर सकते हो। इसीलिए हम इसी चीज के हवाले से चलते हैं। अब तुम लोग जरा सवाल देख लेते हैं। अब्दुल अहद, व्हाई डिड द एक्सेलरेशन गो नेगेटिव? इसका जवाब तो मैंने तुम्हें दे दिया था अब्दुल अहद, ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया था। सोबिया जितनी जोर से बोल लो बेटा, तुम्हारा मेरे ख्याल से या तो माइक स्पीकर कहीं हल्का ना हुआ हो। द वॉल्यूम्स फाइन एक्चुअली। ए और बी में डिफरेंस मेरे बच्चे ग्रेडियंट से आया है। यहां शुरुआत में तुम्हारे पास जो ग्राफ का ग्रेडियंट था ना, वो कम था, ग्राफ इतना वर्टिकल नहीं था। इट हैज लेस ग्रेडियंट। इस वाले पार्ट में जो ग्रेडियंट था वो बहुत ज्यादा था, इट वॉज वेरी स्टीप।
तो शुरू में एक्सेलरेशन कम थी, इस वक्त एक्सेलरेशन ज्यादा थी, तो मुझे ज्यादा दिखाना था उसको। एक्सेलरेशन की ग्राफ की लाइन डाउनवर्ड्स क्यों है? एक्सेलरेशन की ग्राफ की लाइन डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन एकदम से जीरो से नेगेटिव हुई, तो जब वो नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा ना बेटा। और अगर इस पार्ट को बोलो तो तुम्हारी एक्सेलरेशन कम हो रही थी, तुम ग्राफ में इसी तरह तो दिखाओगे एक्सेलरेशन कम हो रही है। वी हैव गॉट एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस, हमारी वैल्यूज कम होती जाएंगी और एंड में आके जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन। ओ से पी इज पॉजिटिव ना, तो ओ से पी वाला पॉजिटिव ही तो दिखाया हमने। एक्सेलरेशन नेगेटिव में यहां गई है, इधर हुई एक्सेलरेशन नेगेटिव, इस पूरे पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाई के अंदर थी तुम्हारी। ग्राफ देखो ना, ग्राफ एक्स के ऊपर बना हुआ है। और इसके ग्रेडियंट के चक्कर में मत पड़ना भाई। कौन है ये? अहमद मियां, इसके ग्रेडियंट को मत देखो, इसकी वैल्यू को देखो। एक्सेलरेशन इसकी वैल्यूज है वाई एक्सिस वाली। मेरे पास इतना बड़ा टैबलेट कहां से आया? इतना बड़ा टैबलेट मिल गया मुझे एक जगह से। एक्सेलरेशन बाद में मेरे बच्चे दोबारा डिक्रीज होकर जीरो हुई है, क्योंकि तुम्हारा ग्रेडियंट तुम देखो, जो क्यू के बाद आर तक का ग्राफ था, उसके ग्रेडियंट को देखो, उसका ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। नहीं बेटा आशना, वेरी हाई विल नॉट बी अपवर्ड्स, इट कैन नेवर बी अपवर्ड्स, क्योंकि तुम्हारा जो ग्राफ है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ है। ग्राफ ऊपर नहीं गया था, तुम्हारा ग्राफ नीचे आया था वेलोसिटी का, योर ग्रेडियंट वेंट नेगेटिव। चले भाई, क्वेश्चन 17 इसको ट्राई करते हैं। The graph shows the variation with time of the displacement s of an object. Displacement time graph given है. Which graph represents the variation with time of the acceleration of the object? किस ग्राफ से तुम्हें एक्सेलरेशन नजर आएगी? अब एक्सेलरेशन वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो नहीं मिलती, हमने तो नहीं देखा कभी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आती है। इसका तो ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। मैं अगर इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट भी करूं कोई इंफॉर्मेशन, तो मुझे नजर आएगा भाई कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी। इन तमाम टाइम्स में वेलोसिटी कांस्टेंट थी तुम्हारी। बस क्या है भाई, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड्स है ना, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, मगर है कांस्टेंट। वो इसीलिए क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो अब अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है और तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ना इस वक्त एक्सेलरेशन हुई, ना इस वक्त हुई, ना इस वक्त हुई, ना इस वक्त। एक्सेलरेशन हो रही होती तो वेलोसिटी चेंज होती, और वेलोसिटी चेंज होती तो ग्रेडियंट बदलना चाहिए। अब ये तुम्हारे चार ऑप्शंस, सोचो इन चारों में से कौन सा आंसर तुम्हारा होना चाहिए, इस बेसिस के ऊपर कि तुम्हारी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रही थी, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, इस वक्त और इस वक्त। ये तीन वो इंस्टेंसेस थे जिसमें चेंज आया था, जिस दौरान तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, या नेगेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव से नेगेटिव। सिर्फ इन तीन वक्तों में, एक्स, वाई एंड जेड, थ्री स्टेट्स, थ्री पॉइंट्स जहां एक्सेलरेशन हुई, बाकी शुरू से एंड तक कहीं एक्सेलरेशन नहीं। तो ऐसा मामला
सिर्फ डी में दिख रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, कहीं पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई, जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिर्फ इन तीन स्टेट्स पे हुई और वो तुम्हें नजर आ रहा है। ये लाइन इसलिए क्योंकि इस टाइम पे बस एक सडन एक्सेलरेशन हुई थी, दैट्स इट, कि एक्सेलरेशन की एक वैल्यू है, वैल्यू आई, खत्म हो गया। बाकी कोई ग्राफ ऐसा नहीं है जो ये शो कर रहा हो कि किसी टाइम पर एक्सेलरेशन भी जीरो, कहीं नजर नहीं आ रहा एक्सेलरेशन जीरो। ए बी सी इन तीनों में देखो एक्सेलरेशन की ग्राफ प्लॉटेड है, किसी जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं हुई। आप में से बहुत सारों को शायद सी लगे ना, सी होता अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अगर ये वीटी ग्राफ होता तो ऑप्शन सी होता कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट और नेगेटिव, फिर कांस्टेंट, हाँ भाई कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट और नेगेटिव, हाँ भाई कांस्टेंट और नेगेटिव, सेट बैठते मामला। सिर्फ डी वाहिद ऐसा ऑप्शन था जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होती हुई दिखाई गई, इसीलिए इसका आंसर डी था। सी के अंदर तो एक्सेलरेशन प्लॉट हुआ है ना भाई, तो बोलने अगर वेलोसिटी होता तो सही होता। अहमद, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि हमारी वेलोसिटी कब कब चेंज हुई है, तो जो ब्लू वाले एरियाज मैंने हाईलाइट किए हुए, हमारी वेलोसिटी बस उसी टाइम पे चेंज हुई थी, इसी वजह से हमारी एक्सेलरेशन सिर्फ इन टाइमों पे हुई है और किसी टाइम पे भी नहीं। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये थोड़ा हौसले का क्वेश्चन है, गिव्स यू मोटिवेशन। A VT graph of four different objects are shown. Which graph represents an object falling from rest through a long distance in the Earth's atmosphere? ये बात मैंने ऐसी है, समझ लो कि tell me we have air resistance without telling me that we have air resistance. हमें ये नहीं बोलना कि एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कह देना है कि एयर रेजिस्टेंस। तो अगर ये सवाल हम एग्जामिनर से पूछ लेना, बट टेल मी दैट वी हैव एयर रेजिस्टेंस विदाउट टेलिंग मी दैट वी हैव एयर रेजिस्टेंस, तो वो सवाल को ऐसे फैब्रिकेट कर, तो भाई वी हैव एयर रेजिस्टेंस। एंड इफ वी हैव एयर रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है तो एंड में हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है। अब ऐसा होता है हमें एक ही जगह नजर आ रहा है, वो डी है, कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, ओ वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ये कम हुई और एंड में आके कांस्टेंट हो गई, जीरो हो गई एक्सेलरेशन आप, और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। इस परस्पेक्टिव से आपका ये वाला क्वेश्चन चलता है। इसमें आई एम प्रीटी श्योर किसी का कोई सवाल नहीं होगा। चलो बेहतरीन हो गया भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा जनाब, इस क्वेश्चन के अंदर उस समय क्या है कि द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। एक वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है और कह रहा है व्हिच ग्राफ कुड रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम जीरो टू टी। कौन सा ग्राफ है जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसके लिहाज से बिल्कुल ठीक बना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे ये वाली बात कही थी कि किसी एक ग्राफ के ग्रेडियंट से ना दूसरा ग्राफ क्रिएट होगा। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बना सकता क्योंकि इसका ग्रेडियंट तो मुझे एक्सेलरेशन बताएगा, मगर ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के ग्रेडियंट से वेलोसिटी जरूर निकाल सकता हूं कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देखूं और मुझे पता चल जाए कि अच्छा ठीक है हमारी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो। तो अगर इधर देखा जाए, आपकी वेलोसिटी पहले बढ़ती है फिर कम होकर जीरो हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव में बढ़ती है और कम होकर जीरो हो जाती है। यहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना। तो आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी बिल्कुल इसी तरह चेंज होना चाहिए कि पहले पॉजिटिव में बढ़े फिर वो कम होकर जीरो हो जाए, उसके बाद ग्रेडियंट नेगेटिव में बढ़े और फिर कम होकर जीरो हो जाए। ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है ये समझ लो। ग्राफ जब ऊपर जाते हैं तो इनका ग्रेडियंट पॉजिटिव, और ग्राफ जब नीचे आते हैं उस वक्त इनका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। जब ग्राफ ऊपर जा रहे होते हैं तो ग्रेडियंट प्लस में चलता है, जब नीचे आ रहे होते हैं तो ग्रेडियंट माइनस में चलता है। ग्रेडियंट नेगेटिव होने के लिए ग्राफ का एक्स एक्सिस से नीचे जाना जरूरी नहीं है, ग्रेडियंट इसका यहां पे भी नेगेटिव है। सही, ग्राफ से नीचे जाना जरूरी नहीं होता ग्रेडियंट नेगेटिव होने के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में जो वाहिद ग्राफ आपके इस लॉजिक को सपोर्ट करता है वो ये डी। क्योंकि डी के अंदर अगर आप समझें this part of the graph, then this part of the graph, then this part, and this part। इन चारों पार्ट्स के अंदर तुम्हें वही चीज होती हुई नजर आ रही है जो वेलोसिटी के साथ हुई। अगर तुम गौर से देखो तुम्हें अंदाजा होगा इस रेड वाले हिस्से में तुम्हारा ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, ग्राफ वर्टिकल, जो शो कर रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है। ग्रेडियंट बढ़ रहा है ना, जीरो ग्रेडियंट था आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ। यहाँ ग्रेडियंट जीरो था, ग्राफ हॉरिजॉन्टल था इसमें। मैं जीरो जीरो को देख के वो नहीं बोल रहा कि ग्रेडियंट जीरो है, मैं ये देख के बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल था इसमें, द ग्राफ वाज हॉरिजॉन्टल। अब गौर से कर लो उसको। द ग्राफ वाज हॉरिजॉन्टल व्हेन इट बिगेन, ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल से इंक्रीज हुआ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हो गया जीरो, जिसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव तो है मगर डिक्रीज हुई है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई है, उसके बाद नेगेटिव में बढ़ गई, वेलोसिटी नेगेटिव हुई, ग्राफ नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ,
और ग्रेडियंट बढ़ने लगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होने लगी। और आखिर में आके अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हुई और इस जगह पे आके दोबारा से जीरो। क्योंकि ये वाला ग्राफ भी अगर तुम गौर से देखो, ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक बार यहां वेलोसिटी जीरो है, बीच में वेलोसिटी जीरो, और एंड पे वेलोसिटी, जो कि तुम्हारे इस मोशन को बिल्कुल तरीके से समझा रहा है। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि हाँ यही चीज, इसीलिए हमारा आंसर ए होगा। इसमें आपकी क्वेरीज देख लेते पहले हम। बिल्कुल अहमद, बस ये आखिरी सवाल करके अभी जरा हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, 10 मिनट का जरा नमाज वगैरह पढ़ लें। नहीं बेटा अब्दुल अहद, नेगेटिव वेलोसिटी मींस बिलो द ग्राफ ओनली इफ इट्स अ वीटी ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ना, तो जब ग्राफ नीचे जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ अगर नीचे गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी ना। यू आर प्लॉटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस। It looks like I've got a green screen behind you. नहीं, this is an actual stuff. क्या पता एआई जब पढ़ाना शुरू करे तो ऐसे ही पढ़ाए। बी इसलिए नहीं होगा मेरे बच्चे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो जीरो हुई है, एक बार इधर हुई और एक बार इधर हुई। सिर्फ इन जगहों पे उसने वेलोसिटी को जीरो किया। तुम्हारा देखो ग्रेडियंट एक बार यहाँ जीरो हुआ और एक बार इधर जीरो हुआ। बाकी ना इधर ग्रेडियंट जीरो है, ना इधर जीरो है, ना इधर जीरो है। हालांकि हमारे स्टार्ट पे वेलोसिटी जीरो थी, हमारे मिड जर्नी में वेलोसिटी जीरो थी, हमारे एंड पे वेलोसिटी जीरो थी। देखो ना वेलोसिटी जीरो थी इस टाइम। तो ये होनी चाहिए थी वेलोसिटी जीरो, ये बजाय उसके डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके बैठा था। डिट्टो सेम ग्राफ बना के दे दिया उसने। जी बेटा, हम मगरिब की नमाज के लिए ब्रेक लेने जा रहे हैं अभी। एक का दो क्वेरीज हैं वो हम क्लियर कर दें। कोई रह तो नहीं गया? टेस्ट आसान दीजिएगा इंशाल्लाह। हाउ कैन वी शो जीरो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? याद रखो जो एस टी ग्राफ होता है ना बेटा, उसका ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी। जब भी ग्राफ कहीं से कर्व करता है, टर्न लेता है, अगर उस पॉइंट पर तुम टेंजेंट बनाओ तो ग्रेडियंट जीरो आता है। ये जीरो, whenever you draw a tangent your gradient is going to be zero। टर्निंग पॉइंट्स पे ग्रेडियंट हमेशा जीरो मिलते हैं। ये ग्राफ उल्टा क्यों बन सकता था? यप, काइनेमैटिक्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, तो मैं किसी भी टाइम पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चाहिए वहां टेंजेंट बनाते हो और टेंजेंट बना के उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हो। चले भाई, नमाज का ब्रेक लेते हैं जरा। सही है, फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद दोबारा रेज्यूम करेंगे।
चलो, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे कहा कि भाई द ग्राफ शोज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स ऑफ अ जंप। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ फार डज शी फॉल बिफोर ओपनिंग हर पैराशूट, गिरने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। देखा जाए तो ये वो पॉइंट था जहां उसने पैराशूट खोला, तो यहां तक का एरिया आपको निकालना हो। सही, इस जगह तक का जो एरिया वो आपने डिटरमिन करना हो। तो अब इस तरह एरिया निकालने के लिए मसला सारा ये है कि ये जो शेप आ रही है ये कोई परफेक्ट ट्रेपीजियम नहीं बन रहा। तो हमें करना ये होगा कि हमें एक लाइन ऐसी खींचनी होगी कि जितना एरिया इधर हमसे छूट रहा है उतना एरिया हम एक्स्ट्रा ले सके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है अप्रोक्सीमेटली हाउ फार डज द पैराशूटिस्ट फॉल। कंफर्म आंसर तो आप दे नहीं सकते। तो अब मैं यहां पे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेता हूं। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला मैं और आप जानते हैं, हाफ पी प्लस क्यू टाइम्स एच, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन देम। हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये नीचे वाली जो 13 तक आ रही है, लेट्स से इसे 13 कह दिया, और एक ये पैरेलल साइड्स ऊपर वाली क्यू, ये 7 से 13 तक जाइए, यानी कि 6। और इनके बीच का जो गैप है जिसको आप हाइट कह रहे हो, ग्राफ से देखा जा सकता है। तो P इज 13, Q इज 6, H इज 60। आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 570, यानी कि B के 570 मीटर का डिस्टेंस आपका यहाँ पे ट्रैवल हो चुका है। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस कि भाई आपको एरिया डिटरमिन करना था, तो एरिया डिटरमिन करने के लिए आपने अपने इस ग्राफ को जो कि कर्व था उसे लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और कन्वर्ट करने के लिए जब आपने लाइन ड्रॉ की तो ये बात जहन में रखते हुए लाइन ड्रॉ की कि जितना एरिया आपसे लीव हो रहा है उस चक्कर में उतने एरिया को आप किसी तरह से कंपनसेट कर सको। तो बस यही काम करके आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लिया। अच्छा, इसकी कुछ ना कुछ लोग जो है ना वो बॉक्सेस गिन के सॉल्व करते हैं, गलत वो भी नहीं है, मैं मना नहीं करता उसको, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा और मेहनत तलब काम है। उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर अब मोर और लेस सेम ही आता है। आमना मिर्जा, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 7 सेकेंड्स। बेटा उसने बोल्ड में लिखा था मैं बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, पैराशूट इस पॉइंट पे खोले ना 30 सेकेंड पे, यहां पैराशूट ओपन कर दिया था उसने। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। A person stands on the edge of a high cliff that is next to a sea. This is the edge of a high cliff which is next to a sea. The person throws a stone vertically upwards. Air resistance acts on the stone. Air resistance है हमारे पास. The stone eventually hits the sea. ठीक है, एक टिपिकल जर्नी हमारी.
कुछ देर राइज, बाकी देर फॉल, स्टोन आके समंदर में गिर गया। Which VT graph best shows the motion of the stone when it is released until it hits the sea? कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस बात को शो करेगा? तो देखो, इस जवाब को फाइंड आउट करने के लिए तो मैं एक छोटी सी बात सोचनी है। जब ये स्टोन राइज करेगा तो राइज करते हुए इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी और मैक्स हाइट पे 0 हो जाएगी। जबकि फॉल करते हुए इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन चूंकि हमारे तमाम ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के हैं, तो हमें ये पता है कि भाई ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी को यानी पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमारा साइन जरूर चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और ये जो स्टोन ऊपर जाके नीचे आने लगा तो उसका जो साइन है वो हमें बदलना पड़ेगा। अगर अपवर्ड को प्लस कहा है तो डाउनवर्ड को माइनस करना होगा, अगर अपवर्ड को माइनस कह रहे हैं तो डाउनवर्ड को प्लस करना होगा, साइन तो चेंज होगा। मेरे जितने ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा होना कि वेलोसिटी कम हो और फिर से बढ़े, सी में भी नहीं हो रहा, ए बी और डी के अंदर हो रहा है। ग्राफ ए तब मेरा ऑप्शन बन सकता था अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती। तभी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तुम्हारा ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इस बार हमारे पास एयर रेजिस्टेंस तो है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। इट वाज सपोज टू बी अ कर्व एंड देयरफॉर द आंसर इज बी, जिसमें वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके 0 हुई और उसके बाद दोबारा से बढ़ने लगी। इसने क्वेश्चन में यकीनन कन्वेंशन लिया हुआ है कि अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस कहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस कहा है। ये इसका कन्वेंशन है, क्योंकि जब बॉल राइज कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में थी, ये वेलोसिटी नेगेटिव है। और जब वो फॉल करने लगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब ये जो मामला चल रहे हैं कन्वेंशन के, ये इस तरह के चल रहे हैं। और कर्व इसलिए आया क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है बेटा। जब आप कह रहे हैं ना कि एयर रेजिस्टेंस है, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, जो कि आपको ग्राफ पे नजर आना चाहिए कि आपका ग्रेडियंट विल डिक्रीज। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है, एक्सेलरेशन कम होती है उसके अंदर, तो मैं कहूंगा हाँ मेरे ग्राफ का ग्रेडियंट भी कम होगा, और वो बी में हो रहा है। तो ए इस वक्त होता, बी हमारी सिचुएशन का करेक्ट है। चलो तो मैं ये भी बताता हूं डी कब आंसर होता। डी आंसर तुम्हारा तब होता जब ये एक स्पीड टाइम ग्राफ होता, कि जब ये ग्राफ एक स्पीड टाइम ग्राफ होता तो होता डी। क्योंकि इसमें देखो कोई नेगेटिव नहीं है, ग्राफ नेगेटिव में नहीं गया, प्लस प्लस में रहा, प्लस में वैल्यू कम हुई, प्लस में वापस बढ़ने। तो दिस कुड हैव बीन द ऑप्शन इफ इट वर अ स्पीड टाइम ग्राफ नॉट अ डिस्टेंस। बहरहाल हमें तो खैर अपने क्वेश्चन के केस से मतलब था, तो हमारा आंसर बी हुआ इसमें। line will be varied and there is no perfect shape। ठीक है, डी बिल्कुल नहीं होगा। और आयशा तुम्हें डी का भी ऑप्शन मैंने समझा दिया, डी कब होता। चलो मुस्फिरा को भी क्लियर हो गया ये।
थैंक यू सो मच सोबिया फॉर दैट। तुम लोग पढ़ लेते हो इसलिए पढ़ा लेते। सर सी में तो वेलोसिटी, अरे मेरे बच्चे वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्रेडियंट थोड़ी है वेलोसिटी, इस बार वेलोसिटी वाई पे रखी हुई है। वेलोसिटी बढ़ती है और फिर कम होने लग गई है। हम ना इस चीज को देखो, इट्स वेलोसिटी ऑन द वाई। इसकी वैल्यू ही तो आप देखो ना, वो बढ़ रही है और फिर उसके बाद कम हो रही है। अच्छा, 27, MCQ 27 के अंदर जैसे स्मॉल ग्लाइडर मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एयर ट्रैक, at each end of the air track the glider has a perfectly elastic buffer। इलास्टिक बफर का मतलब, या इलास्टिक कॉलिजन्स के मुराद आपके पास ये है कि देयर इज नो एनर्जी लॉस। जिस स्पीड से वो हिट करेगा उसी स्पीड से वो रिबाउंड करेगा। इलास्टिक बफर है या इलास्टिक कॉलिजन्स हो रही है, और बीच में वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, स्पीड अप और स्लो डाउन नहीं हुआ। Which graph represents the variation the time of velocity of the glider as it moves between the two buffers। वेलोसिटी का ग्राफ आपको दिखाना है यहाँ पे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो करने के लिए मुझे पता है कि जिस स्पीड से उसने हिट करना है उसी स्पीड से उसने रिबाउंड भी लेना है। तो अगर ऐसा मामला है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था। हमें लगता है इसका आंसर डी होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि बेटा जब एक ही स्पीड से वो हिट करके रिबाउंड करेगा तो जितनी देर उसने जाने में लगाई होगी उतनी देर वापस आने में भी लगाएगा। आप देख सकते हो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, क्योंकि अगर वो ग्लाइडर पहले आगे जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव कही थी, अब जब पीछे आ रहा होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव कह दोगे। यही तो कहानी है उस चीज की। तो इस पर्सपेक्टिव से तुम्हारा ये ऑप्शन बना डी। लेकिन अगर वो इलास्टिक ना होता, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन्स होती ना हमारी, तो भी होता। अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होती तो, अभी तो नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, स्पीड कम हो रही है, हर कॉलिजन के बाद स्पीड गिर जाती है और टाइम बढ़ जाता है। क्योंकि भैया डिस्टेंस तो सेम है, उसको उसको जाने और आने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जब जाने आने में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो स्पीड तेज होगी तो जल्दी कर लेगा, स्पीड स्लो होने लगेगी तो टाइम लगाता रहेगा। और टाइम इंक्रीज करता गया तुम्हारे पास, ये देखो टाइम लगातार बढ़ रहा है। स्पीड जितनी कम हो रही है टाइम उतना ही बढ़ रहा है तुम्हारे पास। और तुम्हें एरिया से भी बात नजर आ रही होगी अगर तुम सोचो तो। ये एरिया जितना है ये एरिया भी उतना ही है। अगर तुम्हारे पास हाइट कम हुई तो लेंथ बढ़ गई, एरिया सेम आ रहा है। ये भी उतना ही एरिया है, ये भी उतना ही एरिया है, सेम एरियाज है, क्योंकि इनका एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्टेंस आपका सेम ट्रेवल हुआ है। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन का केस होता तो हमारा जवाब ऐसा होता। ये चीज है। ठीक है मुश्तबा, गुड वर्क शायान। इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली आप ये कहते हो कि देयर इज नो चेंज ऑफ स्पीड। इलास्टिक कोलिजन में स्पीड चेंज नहीं होती, जिससे हिट करते हो उससे रिबाउंड करते हो।
ये वाली बात कि भाई आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ये तो उसने क्वेश्चन में लिख दी थी हमें। द ग्लाइडर मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन कोलिजंस, ये अलग से बताई थी उसने। ए में मेरे बच्चे टाइम सेम रखा है ना उसने, देखो स्पीड स्लो हो रही है फिर भी सेम टाइम लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? स्पीड स्लो हो तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए ना। अच्छा भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। MCQ 41, it says a skydiver leaves a stationary balloon and falls vertically through a long distance. स्टेशनरी बलून से छलांग लगाई, लॉन्ग डिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज देयर। सही, एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट भाई। Which graph best represents the variation of the acceleration of the skydiver with distance traveled as she falls through the air? डिस्टेंस ट्रेवल्ड के साथ उसकी एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो? आई नो वन थिंग अबाउट द स्काई डाइवर, ये जितना नीचे गिरेगी, सही है, द स्काई डाइवर एज फार एज शी फॉल्स और ही फॉल्स और whatever that is, शी फॉल्स, तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, क्योंकि व्हेन अ स्काई डाइवर फॉल्स उसका वेट लग रहा होता है डाउनवर्ड्स और उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस आ रही होती है, और ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, इट इंक्रीजेस। एयर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से लाजिम है रिजल्टेंट फोर्स गिरती रहेगी, उसकी वेट माइनस हो रहा होगा एयर रेजिस्टेंस से, तो एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो, तो आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि एंड में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी तो आनी है। सोचो ना, उसको एंड में टर्मिनल वेलोसिटी आनी जरूरी है, एक्सेलरेशन हैज टू डिक्रीज ओवर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई थी, और वो है ए। एक पॉइंट पे आगे जीरो भी हो चुकी है, जो शो कर रहा है कि हाँ भाई दिस इज द सिनेरियो, टर्मिनल वेलोसिटी आनी है, शुरू शुरू में मैक्सिमम होगी ग्रेविटी के बराबर, लेकिन फिर वो कम होती जाएगी, एंड में जीरो हो जाएगी, जिसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस ना होती तो ऐसा होता, अगर ये रेजिस्टेंस ना होती तो ये होता। क्योंकि तब तुम्हारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती और ग्रेविटी के बराबर होती। तब ये हालात होते हैं। क्वेश्चंस, हाउ डज लॉन्ग डिस्टेंस इंडिकेट्स एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट? लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यह है कि स्पीड इतनी बढ़ सकी कि एयर रेजिस्टेंस की अमाउंट सिग्निफिकेंट हुई। देखो मैं इतनी सी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा ना, तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसने अब तक इतनी स्पीड गेन ही नहीं की कि उस पर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस है। पैराशूटिस्ट है, अच्छा खासा वेट है उसका, उसको भी अच्छी खासी एयर रेजिस्टेंस चाहिए इस फिनोमेना के। इधर बिल्कुल पैराशूटिस्ट की एक पॉइंट पर टर्मिनल वेलोसिटी भी आएगी। इन इलास्टिक कोलिजन डिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस, देन व्हाई विल नॉट टाइम नॉट? बरीरा वो है आपके पास रिबाउंड करने का सिनेरियो, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव करता हुआ बफर है, स्पीड इतनी कम नहीं हुई कि वो अपने पॉइंट तक वापस ना जा सके। उसको अगर आप हुक मार के एक हायर स्पीड से फेंकते हो तो वो यूं जाएगी और वो उसमें वापस भी आएगी, और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि वो बीच में रुक जाएगी।
मेरे बच्चे, वाई एक्सिस को देखो। ये वाई एक्सिस तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है। क्या तुम इसको टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ समझ बैठे हो? अब एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा कि यहां सीख लो। ये बेसिकली मेरे बच्चों हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले टाइप के ग्राफ्स है, मेरे ख्याल से तुम लोगों के साथ, बल्कि तुम लोगों के साथ तो इसका तस्करा हो भी गया था। ये वाला करते हैं, वो बहुत आसान था। MCQ 48 ट्राई करते हैं। Steel ball is dropped from rest from a height edge above the ground. The ball hits the ground after a time of t. It is repeated for a number of different heights. Graph shows how the h varies with the t square. For the ball, the gradient of the graph is g, and he's asking you which expression gives the acceleration of the ball. बॉल की एक्सेलरेशन कैसे आएगी तुम्हारे पास? इस बात को यहाँ पे फिगर आउट करने के लिए मैंने देखो तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे और टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे। जब टी स्क्वायर प्लॉट हो रहा हो ना, तो पहले ही समझ जाना कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ। एक इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट का मतलब हमारा यू जीरो है, हम इसको अगर जीरो कर दें तो ग्राफ ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, कि अगर डिस्प्लेसमेंट को रखूं y एक्सिस पे जैसे ये रखा, और टी स्क्वायर को रखूं एक्स एक्सिस पे जैसे ये रखा, तो मैं क्या देखता हूं कि कंपैरिजन के मुताबिक आपका जो ग्रेडियंट है वो इक्वल है 1/2 है। जो हमारे ग्राफ का ग्रेडियंट है वो 1/2 के बराबर है। और अगर यहां से आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वो बराबर होगा 2 टाइम्स द ग्रेडियंट, यानी कि सी के। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ग्राफ्स को भी एग्जाम में एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट को एनालाइज करना आता हो कि किस तरीके से एक स्टूडेंट यहां से अपनी डिटर्मिनेशन कर सकता है। हम ना इस ऑप्शन का अगर तुम पूछ रहे हो तो बेटा बी तो डायरेक्टली ग्रेडियंट है ना, और हमने इक्वेशंस में कंपेयर करके बताया कि इट्स नॉट जस्ट द ग्रेडियंट। खाली यूनिट सेम हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि अगर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है तो ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ जाएगी। आयशा मेरे बच्चे, मैंने यही बात बताई कि आपको कंपेयर करना, इस बात का अंदाजा आपको ये देख के होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टी स्क्वायर जैसे फंक्शंस मिलेंगे। टी स्क्वायर यानी अगर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई वेरिएबल स्क्वायर या क्यूब या इस तरह से आ जाए या स्क्वायर रूट लेके आ जाए, तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्राफ एक जनरलाइज ग्राफ नहीं है, ये कोई परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है। ये किसी इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ है, और मैं कंपेयर करके उसे फिगर आउट करूंगा कि हमारे पास जो है वो इसका ग्रेडियंट जो है वो हमें क्या बता रहा है। पूरी फिजिक्स में मैथ इन्वॉल्व है तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दिशा, बिकॉज दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ही ये हुआ कि भाई ये एक लाइन फंक्शन है और मुझे कंपेयर करना है लाइन से उसको, ये समझने के लिए कि इसका ग्रेडियंट और इसका एरिया, मतलब ग्रेडियंट बेसिकली मुझे क्या बताता है। आयशा, ये बेसिकली आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है ताकि आप उस चीज को समझ सको।
इज दिस सम अदर टाइप ऑफ मेथड? नहीं मेरे बच्चे, अब्दुल्ला बेग इसका यही मेथड है और आपको यही फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी। कंपैरिजन से ही जवाब मिलता है भाई इसका। आता है 59 की तरफ। An object moves in a straight line. The graph shows the variation with time of the velocity of the object. At t equals to 0, the object is at point x. What is the displacement of the object from point x at t equals 0.8 seconds? इस टाइम पे एक्सेलरेशन पूछी जा रही है। अब लाजिम बात है, वो एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है। देखो, वेलोसिटी कुछ देर तक नेगेटिव रही, फिर बाकी टाइम पॉजिटिव रही। ये बात इंडिकेट कर रही है कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर वो आगे की तरफ गया। वैसे बाय द वे सच बताऊं तो ये जो ग्राफ है ना तुम्हारा, ये वो तुम्हारे क्लिफ वाले टाइप के ग्राफ की तरह, जिसमें मैं तुम्हें एक बात कहूं कि ये बॉल ऊपर जाके नीचे आई है और इस क्वेश्चन में अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस, डाउनवर्ड्स को प्लस लिया गया है। 0 सेकंड से बॉल को तुमने फेंका, 0.2 सेकंड्स पे ये बॉल ऊपर थी, ये यहां थी टॉप में। और जब वो बॉल यहां पहुंची तो 0.8 से 0 पॉइंट, तो खैर 1 सेकंड तक गिरती रही, उसने मुझसे 0.8 सेकंड्स में मांगा। लेट्स से इस टाइम पे मांगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो मुझसे ये चीज मांग रहा है। और ये निकालने के लिए मुझे लगाना होगा कि ये ऊपर कितना गया और नीचे कितना गया, ताकि दोनों को माइनस करके मैं अपनी ये ब्लू वाली डिस्प्लेसमेंट को फिगर आउट कर सकूं। कि राइज कितना हुआ ये मिल जाएगा मुझे यहां से, एरिया 1 से, और ये फॉल कितना हुआ ये मिल जाएगा मुझे यहां एरिया 2 से। ये तो एरियाज निकाल के माइनस करो। अगर मैं एरिया 1 निकालता हूं, डायरेक्ट लगा रहा हूं बेस इंटू हाइट, 0.2 की बेस है और 2 की हाइट है। माइनस के साइन से परेशान नहीं हो ना, माइनस के फैक्टर को तुमने वैसे ही समझ लिया है कि क्या सीन चल रहा है, कि वो ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो इसका मतलब ये ऊपर गया है 0.2 मीटर्स। अब ये नीचे कितना है ये भी निकाल ले, तो फिर से ट्राइंगल लगाया, बेस 0.2 से 0.8 तक की अगर हम देखें, ये 0.6, और जो हाइट है वो 6 है। अगर तुम सॉल्व करते हो 1.8 मीटर्स, मतलब कि 1.8 मीटर्स ही नीचे गिरा। 0.2 मीटर ऊपर गया, 1.8 मीटर नीचे आया, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो पता चलेगा कि भाई ये 1.6 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। इसकी 1.6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, लिहाजा हमारा आंसर ए हो गया।
तक आंसर एकदम से बदला। इब्राहिम, जो इक्वेशंस तुम्हारे पास इसके अलावा हो सकती थी ना बेटा, वो थी वी स्क्वायर इक्वल टू 2 AS का फॉर्मूला। कि अगर एग्जामिनर तुम्हें ग्राफ दे देता वी स्क्वायर अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का, सो तुम इसको भी y इक्वल्स टू mx+c से कंपेयर कर दे, कि वी स्क्वायर को रखा y पे, डिस्प्लेसमेंट को रखा x पे, तो ग्रेडियंट हुआ 2a के बराबर। मतलब ये जो ग्राफ तुम्हारे पास बना हुआ है, इसका ग्रेडियंट तुम्हें 2a के इक्वल होगा। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो तो तुम ग्रेडियंट को डिवाइड बाय 2 करते, तो तुमसे इस तरह से भी पूछ सकता है। इन्हीं दो पे देता है बाय द वे, इसके अलावा देता भी नहीं है। मुस्फिर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बेटा। दिशा, मैं उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। वो क्वेश्चंस बेफिक्र हो सकता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हो, मेरे पास अभी इस पीडीएफ में मौजूद नहीं है जो मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। शायद टोटल क्यों नहीं ली, का क्या मतलब है? हमने तो राइज और फॉल लिया है ना, हमें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी। डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच का फासला होता है। अगर ऐड कर देता 0.2 में 1.8, तो वो डिस्टेंस बन जाता, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बनता। ठीक है बच्चों, चलो आज के लेसन यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और मजीद क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। टेक केयर भाई, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज।